हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, एनवायरनमेंट, इंडियन लॉजिक और जो है कम्युनिकेशंस के क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा रिवीजन वीडियो का पार्ट 2 है। ऑलरेडी हमने वीडियोस पहले भी अपलोड कर रखी है, नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें। और एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस अगर आपने हमारी नहीं देखी है तो एक बार उसे ज़रूर देखें, तब इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने एक्सप्लेन वीडियो के नाम से, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का उद्देश्य क्या होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जिस फॉर्म में क्वेश्चन लिखे गए हैं एग्जाम में ज़रूरी नहीं है उसी फॉर्म में पूछे जाएं। यहाँ पर मेन जो हमारा पर्पस है वो ये है कि आपको ये समझाना कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखें क्या होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कठिनाइयों की जब पहचान की जाती है तो उसे कहते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, अब ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, क्योंकि हम यूजीसी नेट के कॉन्सेप्ट में देख रहे हैं। तो ये जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसे लिखने में, पढ़ने में या कोई भी किसी प्रकार की जो भी समस्या आ रही है, जब वो हम पहचानेंगे किस तरह की समस्या है, क्यों ऐसा मतलब क्या ऐसी दिक्कत आ रही है, तो उस तरह का जो इवैल्यूएशन होता है वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहलाता है। ठीक है, ये मैं एकेडमिक लाइन में बोल रहा हूँ। ठीक है, जबकि मेडिकल लाइन में इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट हुआ। नेक्स्ट है समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, समेटिव इवैल्यूएशन क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अंतिम जो मूल्यांकन होता है उसे हम बोलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। देखा होगा आप लोगों ने, स्कूल वगैरह में होता यह है कि लास्ट में सभी बच्चों का जो रिजल्ट हो, फाइनल रिजल्ट है जो डिक्लेयर किया जाता है। तो जो फाइनल रिजल्ट होता है, सब कुछ देख के जो तैयार किया जाता है, उसे हम कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, अंतिम मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण का केंद्र कौन होना चाहिए। जैसे मान लें शिक्षण के मैंने तत्व आपको बताए थे कि जब भी शिक्षण होता है उसमें 3 चीजें शामिल होती हैं। एक छात्र, ठीक है, एक होता है विद्यार्थी, दूसरा होता है हमारा शिक्षक और तीसरा होती है पाठ्य पुस्तक या पाठ्यक्रम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है विद्यार्थी। ठीक है, शिक्षण का जो मेन सेंटर है, जो केंद्र होता है, वो विद्यार्थी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विधि समस्या समाधान क्षमता बढ़ाती है। ठीक है, समस्या समाधान क्षमता जो है वो बढ़ाती है। तो इसका सही जो आंसर है वो है समस्या समाधान विधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई है। रीइंफोर्समेंट वाली जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है? सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, स्कीनर के द्वारा दी गई है। ठीक है, सीटेट का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे। ठीक है, स्कीनर के द्वारा दी गई है। अब रिसर्च के क्वेश्चन आ गए, जैसे कि रिसर्च डिजाइन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, जो रिसर्च है उसको डिजाइन किया जाता है, उसका मेन जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? तो सही इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शोध को जो है, अच्छा रिसर्च डिजाइन का पूछ रहा है तो इसका सही आंसर होगा शोध की रूपरेखा तैयार करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, शोध की रूपरेखा तैयार करना ही जो है रिसर्च डिजाइन का उद्देश्य होता है। अब ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया यूजीसी नेट में कि नल हाइपोथेसिस को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? सही आंसर है H0। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, H0 के रूप में जो है इसे दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च का उदाहरण है। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च का उदाहरण है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन 2025 के अनुसार शिक्षक भर्ती में कौन सा बड़ा परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन 2025 के अनुसार शिक्षक भर्ती में कौन सा बड़ा परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है,
इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हाईएस्ट स्पेशलाइजेशन के आधार पर अध्यापन अनुमति। ठीक है, हाईएस्ट स्पेशलाइजेशन के आधार पर अध्यापन अनुमति, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। HECI, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है एक उच्च शिक्षा नियामक बनाना। ठीक है, एक उच्च शिक्षा नियामक बनाना। देखिए, वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि जब हम इस तरह की वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप जरूर देखें, मेरे हैंड रिटन नोट्स पे जो है वो वीडियोस बनी हुई हैं हर एक टॉपिक पर। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक टॉपिक पर वीडियोस वहाँ पे मिल जाएगी। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, और इस वीडियो के एंड में भी आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। क्वेश्चन ये है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सतत विकास की सही व्याख्या करता है? सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो भविष्य को देखकर किया जाता है, ऐसे विकास को सतत विकास कहते हैं। तो इसकी सही व्याख्या क्या कर रहा है? तो इसका सही व्याख्या जो है वो सही जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति बिना भविष्य की पीढ़ियों से समझौता किए करना सतत विकास कहलाता है। मतलब ये हुआ कि आज के समय में हम जिस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं वैसा ना करके इस तरीके से उसका इस्तेमाल करें ताकि भविष्य की पीढ़ी भी उसका फायदा उठा सके, उसका लाभ उठा सके। इस प्रकार के विकास को हम कहेंगे सतत विकास। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन ऐसा रियल में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो संसाधन है उसका दोहन इस तरीके से बढ़ रहा है कि जो इंसान है वो भविष्य की पीढ़ियों को तो भूल ही गया है। ठीक है, और इसी कारण कई ऐसे संसाधन होंगे जो भविष्य में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यूएनओ वगैरह जो है वो इसी पे बल दे रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनाया जाए। अब नेक्स्ट है, आप यहाँ देखेंगे मैच द फॉलोइंग में दे रखा है क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अर्थ समिट और बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, तो यहाँ हमें मैच करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है वैसे। ठीक है, ए का तीसरा यानी क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो ओजोन संरक्षण से संबंधित था। अर्थ समिट जो है जिसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं, जबकि बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है वो आया था जैव विविधता संरक्षण को लेकर के बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी क्षेत्र में जैव विविधता तेजी से कम हो रही है तो उसका सबसे संभावित कारण क्या होगा? ठीक है, उसका सबसे संभावित कारण क्या होगा? कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर कई स्टूडेंट ने नहीं दिया है। ठीक है, तो जरूर कोशिश किया करें उसका आंसर देने की। इस क्वेश्चन का वैसे मैं सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, जैविक खेती। कि किसी क्षेत्र में जैव विविधता में तेजी से कमी हो रही है तो उसका सबसे बड़ा संभावित कारण क्या है? नहीं, जैविक खेती नहीं होगा इसमें। ठीक है ना, इसका सही आंसर है वनों की कटाई। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, वनों की कटाई। जबकि जैविक खेती तो उसको बढ़ावा देती है, जैव विविधताओं को किसी प्रकार के नुकसान नहीं पहुंचाती है। वनों की कटाई जो है ये कहीं ना कहीं जीवों को खत्म कर दे जा रही है। ठीक है, तो ये हो सकता है सही आंसर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? ठीक है ना, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए हम दे देते हैं। ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए रहेगा। आप इसका आंसर जो है जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे आपको भी जो है थोड़ा याद रहेगा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में कौन कौन सी गैसें हैं जो आती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि जब हम इस तरह की वीडियोस डालें